जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का कार्तिक साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आपको पता होगा कि जैसे फोर्स नाम का एक चैप्टर होता है, तो फोर्स के बारे में आपको हम तो वही हम बताने जा रहे थे कि आपको फोर्स नाम का एक चैप्टर हम स्टार्ट किए थे। तो फोर्स के बारे में आपको कुछ हम बताए भी थे, फोर्स के बारे में हम कुछ बता दिए थे आपको। तो चलिए, आज जो है फोर्स में क्या बताए थे, तो फोर्स का डिफिनीशन बता दिए थे और फोर्स को कितने भाग में हम बांट सकते हैं, तो फोर्स के बारे में मतलब इतना जानकारी हम आपको दे दिए थे। लेकिन आज हम आपको पढ़ाते हैं फोर्स का जो लॉ है। आप सुने होंगे कि न्यूटन्स का जो गति का नियम जो है, उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। न्यूटन्स के गति के नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट नियम क्या था, फर्स्ट नियम छोड़िए, उससे पहले फर्स्ट नियम को आप भी जानते होंगे अगर, कि एक जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व के नियम से उसको फर्स्ट लॉ को क्या किया जाता है, संबंधित या फिर मतलब उसको रिलेट किया जाता है। तो जैसे देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि जड़त्व का नियम क्या था। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम क्या है? तो जड़त्व का नियम जो है, ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। इसमें इस लॉ में है क्या? इस लॉ में है जड़त्व का नियम। इसको अगर इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इसको आप लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया। इसको जड़त्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लॉज ऑफ इनर्शिया कहते हैं। देखिए, इनर्शिया आपको दो जगह सुनने को मिलेगा। ये इनर्शिया जो है, दोनों इनर्शिया का मतलब सेम ही होता है। इनर्शिया का मतलब होता है अपोज करना। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? अपोज करना। और दूसरा नंबर है कि यह मास से रिलेटेड होता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? अपोज करना। किसका अपोज करना? तो गति का अपोज करना। गति ही नहीं, मतलब कि जैसे जो मास के कारण से अगर गति में अगर जैसे बना हुआ है, तो विराम अगर उसको लाइएगा तो उस चीज़ का अपोज करेगा। अगर विराम अगर कोई वस्तु है, तब उसको गति में अगर आप लाना चाहते हैं तो भी अपोज करेगा। इसी अपोज करने का जो गुण होता है, इसी अपोज करने का जो गुण होता है किसी मास का, उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो जड़त्व कुछ नहीं है, यह मास पर डिपेंड करता है। जड़त्व का नियम सबसे पहले आप सुन लीजिए कि जड़त्व का नियम मतलब कि क्या कहता है। जड़त्व का नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है या गति या एक समान, यहाँ लिखिए, या एक समान गति में है, तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। यह है क्या कि आप भी जानते हैं कि अगर कोई वस्तु विराम में, जैसे कोई वस्तु अगर रखा हुआ है, कहने का मतलब अगर आप रेस्ट में उसको अगर मानते हैं, अगर कोई चीज़ अगर रखा हुआ है, आप उसको अगर फोर्स लगा करके अगर आप क्या करते हैं कि उसको उस जगह से अगर आप डिस्प्लेस करते हैं, तो आपको बल लगाना पड़ता है। उसके विपरीत आपको कार्य करना पड़ता है। आप देखते हैं कि अरे वह कुछ जो है मतलब क्या कर रहा है कि अपोज कर रहा है, उस गति का अपोज कर रहा है। उस गति का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। मतलब विराम में है तो गति में आने से वो क्या हो रहा है? अपोज कर रहा है। तो इसी अपोज करने के गुण को हम क्या कहते हैं? इसी अपोज करने के गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। और यह जड़त्व किससे संबंधित होता है? तो यह जड़त्व मास से संबंधित होता है। वह जो आपको जो अपोज जो कर रहा है, अपोज किसके कारण से कर रहा है? तो वह मास के कारण से अपोज कर रहा है। केवल और केवल जैसे यह लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको अगर आप लिखना चाहिएगा
तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि यह मास पर केवल डिपेंड करता है। मास का मतलब होता है हिंदी में द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान पर केवल, यहाँ आप केवल वर्ड जोड़ सकते हैं कि केवल मास पर या द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा देखिए बात है कि जड़त्व का इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। ये मास पर भले ही डिपेंड करता है, आप इस चीज़ को खाली फील कर सकते हैं, इसको मापा या तौला नहीं जा सकता है। इनर्शिया को आप सिर्फ मतलब कह सकते हैं कि हाँ जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा टेंडेंसी है अपोज करने का। आप भी देखे होंगे, आप किसी अगर बक्सा को चाहे बड़ा आप मतलब पत्थर को अगर आप मतलब खिसकाना चाहते होंगे तो वह जल्दी नहीं खिसकता है, वह जल्दी नहीं लुढ़कता है। तो किसके कारण से? आप भी जानते हैं कि आप कोई छोटा बच्चा भी अगर उससे अगर पूछिएगा ना तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि अरे उसमें क्या है कि वह ज़्यादा भारी मतलब उसका वजन है या भारी उसका मतलब मास है। तो यह वजन हमको नहीं बोलना है। आप अगर पढ़े लिखे हैं, आप अगर मतलब दोनों के बीच में द्रव्यमान मतलब मास और वेट अगर जान रहे हैं तो दोनों में आप जानते होंगे कि दोनों में बहुत ही अंतर होता है। वेट क्या होता है? वेट होता है गुरुत्वाकर्षण, एक बल है। वेट को बल कहा जाता है, फोर्स है। लेकिन मास कोई फोर्स नहीं है। मास तो मतलब क्या है कि मतलब उसका मात्रा है, परिमाण कहिए। जो मास कभी भी चेंज नहीं होता है, वेट लेकिन चेंज होता है। इसको आगे मतलब और अच्छा से बताएंगे, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में भी बताएंगे, चाहे मतलब आगे भी हम इसको बताएंगे आपको। आप इसी को सुनते होंगे कि जैसे जरे चंद्रमा पर किसी का वेट जो है मतलब अगर मान के चलिए कि अगर आपका 60 किलो है तो फिर चंद्रमा पर अभी जैसे पृथ्वी पर अगर उसका वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर कहा जाता है उसका वेट कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। अगर 60 है तो 1/6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 kg का वस्तु हो जाएगा कहाँ पर? चंद्रमा पर। तो आप क्या देख रहे हैं कि वेट चेंज होता है लेकिन मास चेंज नहीं होता। मास जितना जैसे 60 किलो का अगर मास होगा उसका तो 60 किलो ही चंद्रमा पर भी 60 किलो का ही वो होगा। तो वेट चेंज होता है। तो देखिए तो आपको हम यही जैसे बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु विराम में है या एक समान गति में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। इसका मतलब है क्या करता है कि वह अपोज करता है। वह इस गति को चाहे मतलब इस गति में आने को चाहे मतलब विराम अवस्था से गति में कहिए या फिर गति से विराम में कहिए, आने में वह क्या करता है? अपोज करता है। और इसी गुण को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? लिखिए यहाँ पर कि अपोज करने का यह गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। इसका अभी तक देखिए कोई ऐसा यूनिट नहीं है कि आप इसको माप सकते हैं। बस इस चीज़ को ना आप मतलब केवल बोल सकते हैं कि हाँ कम मतलब कि जड़त्व है या फिर ज़्यादा जड़त्व है। इस चीज़ को एक और चीज़ में आप पढ़िएगा, जैसे अगर रोटेशन अगर आपको अगर थोड़ा सा अगर पढ़ाया जाए, रोटेशन आपके सिलेबस का चीज़ नहीं है लेकिन रोटेशन के बारे में अगर थोड़ा सा अगर आपको जानकारी होगा, जैसे अगर पंखा अगर घूम रहा है अपना एक्सिस पर देखवे करते हैं तो वो क्या करता है कि अगर घूमता है तो वह भी रोटेशन का मतलब हो जाता है। आप अगर किसी जैसे कि आप जैसे गाड़ी को देखे होंगे कि रोड पर गाड़ी यही इस प्रकार चलता है, ये पहिया होता है और इस पहिया को अगर आप घूमते हुए अगर देखते होंगे तो ये पहिया जो है घूमता है, ये जो घूम रहा है इसी को रोटेशन मोशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रोटेशन कर रहा है, मतलब घूम रहा है। पहिया क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो घूमना ये हम आपको अभी पढ़ाए भी नहीं है और इसको हो सकता है कि आगे थोड़ा आप ब्रीफ मतलब इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी जो हमको केवल पढ़ना रहता है किसी भी गाड़ी का अगर इस प्रकार भले ही फिगर बनाते हैं लेकिन आपको अगर मतलब मोशन का अगर अध्ययन करना रहता है तो ये जो जैसे मानते हैं ना कि भी वेलोसिटी से जा रहा है तो नीचे वाला से हमको मतलब नहीं है कि पहिया किस प्रकार से घूम रहा है। हमको बस इससे मतलब है कि जैसे ओवरऑल ये पूरा मतलब गाड़ी से कि यह कितना के मतलब स्पीड से जाते हुए हमको प्रतीत हो रहा है, या प्रतीत नहीं मतलब कितना स्पीड से मतलब रियल में जा रहा है। तो हमको सिर्फ उसका स्पीड या फिर चाल से ही मतलब है, उसके पहिया से हमको मतलब नहीं रहता अभी। लेकिन अब आगे अगर पढ़िएगा अच्छा से, या आप जैसे 11th-12th का अगर चैप्टर पढ़िएगा तो फिर उसमें आपको रोटेशन भी पढ़ने को मिलेगा। देखिए आप इसी को मास पर डिपेंड करता है। इसका एसआई यूनिट लिख लीजिए। इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये
कुछ प्रमुख मतलब कि जैसे पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जड़त्व के बारे में कि यह गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, इसलिए कभी कभी गैलीलियो का नियम भी पूछा जाता है, तो जड़त्व का नियम हो जाएगा। जड़त्व का नियम क्या है कि जड़त्व का मतलब देखिए, आप इसे एसोसिएट कीजिएगा किससे, मास से एसोसिएट कीजिएगा कि मास के कारण जड़त्व वह गुण है जो मास के कारण से किसी भी पदार्थ में आता है। आप इतना भी आप इसको डिफिनेशन में दे सकते हैं कि जड़त्व वह गुण है जो मास के कारण किसी वस्तु में आता है। क्या आता है, तो जैसे अगर विराम में है तो गति में आने से वह मतलब कि क्या करेगा, अपोज करेगा, या फिर अगर गति में पहले से अगर है, एक समान गति से आप कोई चीज़ को, जैसे इसी को मान लीजिए कि एक समान गति से चल रहा है, एक समान वेलोसिटी से चल रहा है, एक समान स्पीड से चल रहा है रास्ता पर, और फिर आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो आपको उसके अपोज में क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है उसके अपोज में है? तो वो उसी गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब चलिए इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं, इसी से एसोसिएट करके न्यूटन का, इसी से एसोसिएट करके न्यूटन का आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाएंगे। फर्स्ट लॉ में भी डेफिनीशन आप इसी को देखिएगा, थोड़ा सा बस इसी में मॉडिफाइड अगर कर देंगे तो आप मतलब कि जैसे देखिएगा तो यही परिभाषा होता है। परिभाषा क्या होता है कि ये हो गया जड़त्व का, ये गुण हो गया जड़त्व। जड़त्व हो गया कि किसी भी जैसे विराम अवस्था में पड़ा हुआ है तो उसको गति में लाएंगे तो वो अपोज करेगा मास के कारण से। लेकिन अब जैसे आप पढ़िएगा, पहला नियम जो पढ़िएगा देखिएगा, थोड़ा सा मतलब थी, हम इसको लिखने जा रहे हैं, पहला नियम को अगर लिख देते हैं तो फिर आप बहुत ही कीजिएगा। देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं पहले हम। तो देखिए आपको हम जैसे बताए थे कि अभी हम आपको एसोसिएट करके बताएंगे किस प्रकार से जड़त्व के जो नियम था या जड़त्व का जो डेफिनेशन आप देखिए उससे कैसे फर्स्ट लॉ एसोसिएट होता है, फर्स्ट लॉ को हम कैसे रिलेट करते हैं, इस चीज़ को आपको हम दिखाएंगे अभी। तो देखिए गति का जो नियम है, अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, गति का नियम, जो कि यह गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि सॉरी गैलीलियो कहते हैं, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, न्यूटन के द्वारा। आप कैसे कह सकते हैं न्यूटन के द्वारा, तो देखिए यह 1627 का बात है, 1687 का बात है कि इसका एक बुक था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। शायद आप लोग इस चीज़ को जानते होंगे कि इसका बुक का नाम था प्रिंसिपिया। और इस प्रिंसिपिया में ही गति के 3 नियम उसमें दिए गए थे। गति के कितने नियम दिए गए थे, 3 नियम दिए गए थे। उस तीन नियम को आपको हम बता रहे हैं कि उस 3 नियम को कैसे वह मतलब न्यूटन साहब मतलब कि कैसे मतलब लिखे थे या कैसे बोले थे, उसके आधार पर। तो देखिए जैसे इसका फर्स्ट लॉ अगर देखिएगा, तो फर्स्ट लॉ अगर देखिएगा, इसका फर्स्ट लॉ अगर देखिएगा न्यूटन गति का, तो फर्स्ट लॉ क्या है कि कहता है कि अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु विराम में है या फिर अगर कोई वस्तु विराम में है या फिर वस्तु एक समान रैखिक गति में है तो वह तब तक अपने अवस्था को बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। तो देखिए यही है न्यूटन का प्रथम जो गति का नियम है, यही है। आपको थोड़ा देर पहले हम जड़त्व का नियम पढ़ाए थे। जड़त्व के नियम में देखिएगा कि ये जो फर्स्ट जो पार्ट होता है, आपको हम देखिए अंडरलाइन करते हैं, इतना आप पार्ट को जड़त्व के नियम में भी आप देखे होंगे। जड़त्व के नियम आप क्या देखे होंगे, हम लिखाए थे कि अगर कोई वस्तु विराम में है या फिर वस्तु एक समान रैखिक गति में है तो वह अपने क्या करता है, अगर विराम में है तो गति में मतलब गति में आने से मतलब क्या करता है, अपोज करता है। अगर वह गति में है, एक समान गति में है, तो विराम में मतलब कि आने में वह क्या करता है, अपोज करता है।
इस अपोज को उससे हम उसको बोले थे कि इस अपोज को जो गुण होता है उसका यह मास के कारण से आता है। इतना बात आपको मतलब बताए थे। यहाँ तक आपको देखिए, तो एक समान गति में है तो कहता है कि वह तब तक अपने अवस्था को बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। इसमें देखिए कि उसमें था कि जैसे जो वह अगर आप उसकी अवस्था में अगर चेंज करते हैं तो चेंज मतलब कि करते हैं ना, तो वह किस पर डिपेंड करता है, उस चीज को बताया गया था कि किस पर डिपेंड करता है, वह मास पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर आपको अगर चेंज करना पड़ेगा ना तो बल आपको लगाना पड़ेगा, आपको बल लगाना पड़ेगा। बाह्य बल अगर आप नहीं लगाते हैं उस पर तो उसका अवस्था चेंज नहीं होगा। अगर वह विराम में है तो वह विराम में ही बना हुआ रहेगा। अगर वह गति में है, एक समान चाल से अगर गति कर रहा है, जैसे अगर मान चलिए कि आपका जो फर्श होगा, आपके आप जहाँ हैं, आपके मान चलिए कि जैसे आपके घर में अगर फर्श होगा, जो प्लेन मतलब फर्श होगा, या फिर अगर कोई सड़क आप देखते होंगे, अगर सड़क है, आप अगर फ्लैट मतलब कि एकदम प्लेन अगर मतलब कि जैसे सतह आप अगर देखे होंगे, देखिए यहीं पर जैसे हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं, आप अगर एक गेंद को अगर आप क्या कीजिएगा, लुढ़का दीजिएगा, इधर लुढ़का दीजिएगा, अगर आपका फर्श जो है आपका अगर प्लेन जो ये सतह जो होता है जितना चिकना रहेगा, जितना चिकना रहेगा आप देखिएगा कि यह उतना ही दूर तक जाएगा, और जितना मतलब कि खुरदरा रहेगा उतना देखिएगा कम दूर ही तय करेगा। इसी चीज को बोले थे कि इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि जो कुछ दूर आखिर में जा करके आप अगर इसको भी वेलोसिटी से मान चलिए कि शुरू में इसको फेंक दिए इस प्रकार से, चाहे लुढ़का उसको दिए फर्श पर, तो कहता है न्यूटन साहब का नियम क्या था, न्यूटन साहब का प्रथम नियम था कि यह तब तक मतलब कि भी ही वेलोसिटी चलता रहेगा। आप यहाँ देखे हैं, जैसे ये पॉइंट पर देखे हैं तो भी वेलोसिटी था, यहाँ भी इसको भी वेलोसिटी ही होना चाहिए, यहाँ भी वेलोसिटी होना चाहिए, आगे भी वेलोसिटी ही होना चाहिए। सी पॉइंट अगर मान लेते हैं तो यहाँ भी वेलोसिटी होना चाहिए। लेकिन क्या आप रियल लाइफ में इसको देखते हैं कि यह भी वेलोसिटी ही रहता है कि कुछ कम हो जाता है, कुछ कम हो जाता है? तो कम क्यों होता है? तो इस लॉ से आप बता सकते हैं, इस नियम से आप बता सकते हैं कि जरूर है कि इस पर कोई ना कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है। क्योंकि न्यूटन साहब कहे थे कि जिस मतलब जैसे अब इसको अगर हम भी वेलोसिटी से अगर छोड़े हैं तो यह भी वेलोसिटी हर समय मतलब बरकरार ही रहता। अगर कम हुआ है तो उसका कारण क्या है कि उस पर बाह्य बल कार्य किया है। उसका कारण क्या है कि बाह्य बल इस पर बाह्य बल कार्य किया है, कार्य किया है। अगर कार्य नहीं करता तो फिर यह अपना वेलोसिटी को ऐसे ही मतलब बरकरार रखता। तो आप मतलब कि डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि इस प्रकार का आप मतलब क्या घटना को आप जरूर देखे होंगे कि अगर किसी गेंद को आप मतलब कि थोड़ा इस प्रकार से मतलब फेंक दीजिएगा तो फेंकने के बाद आप क्या देखते हैं, कुछ दूर जाने के बाद वह रुक जाता है गेंद। तो रुकने के कारण मतलब उसमें क्या है कि आपको भले ही नहीं दिख रहा है कि कोई बल तो हम लगा ही नहीं रहे, लेकिन लग रहा है, आपको नहीं मालूम। आप इस चीज़ को जानते हो कि जैसे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन तो इधर मतलब लगता है, जैसे गति के अपोजिट में क्या होता है कि फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन भी एक प्रकार का फोर्स है। आपको हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में, आपको हम पढ़ाए थे कि जो मतलब आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है तो उसमें फ्रिक्शन का उदाहरण भी हम आपको दिए थे। तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है तो वही कहता है कोई ना कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप देख रहे हैं कि न्यूटन साहब की कहे थे अगर रुक रहा है, जैसे आप भी वेलोसिटी से उसको फेंके थे, लेकिन अगर आप कुछ देर के बाद उसको रुकते हुए आपको अगर लग रहा है कि रुक रहा है वो, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसके अपोज में चाहे उसके मतलब कि जो उसके ऊपर मतलब कि कोई ना कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है। तो यही था न्यूटन का प्रथम नियम, समझे, और कुछ नहीं है न्यूटन। तो आप क्या देखें कि यहाँ तक डिफिनीशन क्या था, यहाँ तक डिफिनीशन सेम था जड़त्व के नियम में भी, कि वो अपना गति को मतलब वैसे ही बना करके रखना चाहता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा कि अगर उसकी अवस्था में अगर चेंज होता है तो तभी होता है जब उस पर बाह्य बल कार्य करता है। केवल इतना बाह्य बल का प्रयोग मतलब कि जो है ना न्यूटन के प्रथम गति नियम से आता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों है ना, मतलब दोनों लगभग में समान है। बस उसमें था कि इसमें बताया गया था कि अपना गति को ऐसे ही बरकरार रखना चाहता है, और इस गुण को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं, जो कि मास के कारण से आता है। और इसमें क्या है कि बरकरार रखना चाहता है, लेकिन अगर आपको बिगाड़ना हो तो बाह्य बल उस पर कार्य करना पड़ेगा। ये इतना वो बात जोड़ना था मतलब न्यूटन के प्रथम नियम में। अगर आप इतना बात को अगर समझ गए होंगे तो इसको हम देखिए मतलब अब आपको और मतलब इसमें बताते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको डिफिनीशन को मतलब मिटाते, चाहे ऊपर वाला हम मिटाते हैं आपको।
तो देखिए ये फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ का जो डिफिनीशन था या फिर जो समझना था, इसमें हम समझ गए हैं कि कैसे जड़त्व का नियम और फिर फर्स्ट लॉ कैसे रिलेट करता है। तो उस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट लॉ जड़त्व के नियम में था कि अरे जड़त्व का मतलब होता है कि उसका गुण जो जिसके कारण से वो अपोज करता है, और इसी चीज़ को और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिए कि जो मतलब गुण तो है ही उसके अंदर, लेकिन आपको अगर बदलना हो रियल में तो आप उसको उस पर क्या करना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो बाह्य बल खाली मतलब कि क्या कहते हैं कि जो न्यूटन के प्रथम नियम था। तो इसीलिए मतलब कि आप कह सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ और गैलीलियो का जड़त्व का नियम दोनों ही मतलब लगभग में मतलब कि सेम है, लेकिन अलग लेकिन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि अलग क्या है, अलग किस प्रकार से है, कि उसमें बाह्य बल ही ने बताया गया था कि अगर चेंज करना हो तो बाह्य बल उस पर लगाना ही पड़ेगा। तो अब देखिए इसका मतलब फर्स्ट लॉ से मतलब कुछ आप कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि मतलब यह क्या मतलब कि हमको जैसे बता रहा है, क्या मतलब कि जैसे होती है। तो देखिए इससे आपको ना बल की परिभाषा निकल के नहीं आ रहा है। आपको हम जैसे बल जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उस टाइम भी हम आपको एक परिभाषा दिए थे कि बल क्या होता है। आपको याद अगर होगा तो आप उस टाइम याद कीजिए। और यहाँ से भी बल का परिभाषा निकल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आपको बल के बारे में मतलब एक चीज़ मतलब कि आपको मतलब बता रहा है। क्या बता रहा है कि बल के बारे में बता रहा है कि बल वह चीज़ है कि अगर कोई वस्तु विराम में पड़ा हुआ है ना तो उसको आप गति में लाना चाहते हैं तो उस पर आप बल लगा करके ही उसको गति में ला सकते हैं। अगर कोई स्थिर मतलब जैसे एक समान चाल से अगर कोई चल रहा है उसको अगर रोकना हो तो आपको बाह्य बल उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मतलब क्या है, मतलब बल के बारे में बता रहा है। तो बल के बारे में बता रहा है या फिर बल की परिभाषा, दोनों तो एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ से हमको बल के बारे में या बल की गुणात्मक परिभाषा मिलता है। ये देखिए गुणात्मक परिभाषा हम थोड़ा ऐड किए हैं। तो ये गुणात्मक परिभाषा क्या है, ये आप गुण से समझ सकते हैं। गुणात्मक का मतलब कि यहाँ गुना भाग नहीं समझिएगा। गुणात्मक का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी, कि बल क्या है, प्रकृति उसका क्या है। जैसे आपका नेचर जैसे होता है ना कि आप में क्या गुण है, तो वही बल में क्या गुण है। तो बल में एक प्रकार का गुण है कि यह कोई भी वस्तु अगर विराम में पड़ा हुआ है ना तो आप उस पर बल अगर लगाइएगा तो उसका मतलब कि गति कुछ मतलब चेंज हो जाएगा। विराम में है तो गति में आ जाएगा। अगर कोई एक समान गति में अगर है और उस पर अगर बल आप लगा दिए तो फिर वह मतलब रेस्ट में आ जाएगा। तो बल के बारे में पता चल रहा है ना कि बल किस ढंग का आदमी है या किस ढंग का मतलब चीज़ है। इस चीज़ के बारे में आप समझ रहे हैं। जैसे आदमी के बारे में होता है ना कि अगर जानना हो तो कहता है क्या उसके गुण के बारे में जानो, चाहे आप गुण के बारे में जानो, तो वही इसका गुण है। जो गुण मतलब कि बता रहा है कि बल क्या कर सकता है। तो बल ये चीज़ कर सकता है कि अगर कोई विराम में है तो उसको गति में ला सकता है, कोई गति में है तो उसको विराम में ला सकता है। तो ये चीज़ क्या है, बल है। तो बल क्या मिल रहा है, गुणात्मक परिभाषा हमको मिल रहा है। मतलब कि बल के बारे में हमको पता चल रहा है कि इसका गुण क्या है, बल का गुण क्या है। तो गुणात्मक परिभाषा मिल रहा है। दूसरा नंबर है कि इससे हमको जो है ना जड़त्व का भी परिभाषा या जड़त्व के बारे में भी हमको मिलता है। जड़त्व के बारे में भी मिलता है। तो ये चीज़ मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जड़त्व के बारे में, जड़त्व के परिभाषा के बारे में आपको मिला कि नहीं मिला। कि अगर कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में ही रहना चाहते हैं। अगर कोई वस्तु गति में है, एक समान गति से चल रहा है तो एक समान गति में ही रहना चाहता है। तो इस चीज़ को ही मतलब क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते। तो होते इतना बात बोलबे किए थे, लेकिन एडिशनल बोल दिया कि मतलब लेकिन इस चीज़ को अगर आपको चेंज करना हो कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो उसको गति में लाना है तो फिर उस पर बाह्य बल कार्य करना पड़ेगा। चाहे गति में है तो उसको रेस्ट में अगर आना है तो फिर बाह्य बल कार्य करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो जाता है। दूसरा नंबर की आपको इसमें त्वरण जो है, त्वरण के बारे में क्या पता चलता है कि इसमें जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, जैसे देखिए कि हम आपको बोले हैं कि जो रेस्ट में है कोई वस्तु, तो रेस्ट में मतलब होने का मतलब क्या है कि उस पर त्वरण क्या हो, मतलब जीरो हो, या फोर्स क्या हो, जीरो हो। या फिर एक समान मतलब कि गति से मतलब अगर कोई चल रहा है तो वह चलते ही रहेगा एक समान गति से, जब तक कि उस पर बाह्य बल आप कार्य नहीं करते हैं। अगर बाह्य बल कार्य करते हैं तभी उसमें मतलब कुछ चेंज आपको मिलेगा, कि उसका गति बढ़ सकता है, उसका गति कम हो सकता है। तो मतलब हमको लेकिन चेंज नहीं करना, जैसे कि इस खाली बताया है कि आपको अगर एक समान गति से अगर चल रहा है ना तो फिर एक समान गति से ही चलते रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य न करे।
हमको बाह्य बल मतलब लगाना नहीं है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो डिफिनेशन जो लिखा गया है, इसमें एक समान चाल के बारे में बताया गया है, इसमें रेस्ट के बारे में बताया गया है। तो आप मतलब इससे क्या, एक समान चाल अगर मतलब है तो एक समान चाल किसको कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं कि उसका चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। अगर चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? त्वरण जीरो होगा। तो वही है कि यहाँ पर त्वरण जीरो मतलब यहाँ पर हमको मिलता है। ये 3 बात जो है आपको ध्यान में रखना होगा। ये 3 बात मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। तो फर्स्ट लॉ से हमको बल की परिभाषा निकलता है, गुणात्मक परिभाषा मिलता है, जड़त्व का परिभाषा मिलता है, त्वरण जीरो मिलता है। इतना 3 चीज़ आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद मतलब कि आप ये भी पढ़े होंगे कि जैसे बल का जो यह हो गया गुणात्मक परिभाषा, कि बल के गुण के बारे में पता चल गया, और बल का मतलब मात्रा कितना होगा किसी वस्तु पर हम लगाते हैं तो कहते हैं कि 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन। तो ये 40 न्यूटन ये परिमाण का जो मतलब है, परिमाण ये कैसे निकलेगा? तो ये परिमाण निकलता है गति के दूसरे नियम से। तो उसको हम चलिए आगे पढ़ाते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए आपको हम सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बोले थे कि बताते हैं। तो सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या है, सबसे पहले ये सुनते हैं। इसमें कहा गया कि बस ये भी मतलब न्यूटन के द्वारा ही लिखा गया, ये भले ही नहीं लिखे हैं लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि यह न्यूटन का ही तीनों नियम जो दिया गया है 1687 में, प्रिंसिपिया नाम करके एक बुक था उनका। तो उन्हीं बुक में 1687 ईस्वी की ही बात है, 1687 ईस्वी। तो उसी बुक में मतलब कि न्यूटन के तीनों गति नियम के बारे में मतलब मिला था कि न्यूटन ने 3 गति नियम दिया था। देखिए इसमें क्या था कि वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के समानुपाती होता है। क्या होता है? ये जो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है वह वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के समानुपाती होता है। बाह्य बल के समानुपाती मतलब F के समानुपाती P होगा। F क्या होगा? P के समानुपाती होगा। P मतलब आप इसको कैपिटल P बोलिएगा, कैपिटल P यहाँ लिख दिए हैं कि रेखीय संवेग होता है। आप इस चीज़ को भले ही आप नहीं समझ रहे होंगे कि इसमें रेखीय जोड़ दिए, लेकिन आप मतलब इसको जानते होंगे कि P बराबर mv होता है। मास और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? संवेग मिलता है। क्या मिलता है? संवेग, जिसको कि आप मोमेंटम भी बोलते होंगे। आप क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इंग्लिश में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इंग्लिश में भले ही आप मोमेंटम बोलते होंगे लेकिन इसको P से, कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। तो कहिएगा कि अच्छा ठीक है, हम आपका मतलब बात तो ये तो समझ गए कि ये मतलब कि क्या है? रेखीय संवेग है, मोमेंटम है आपका, P बराबर mv होता है। ये बात को हम समझ गए। लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर ये कैसे मतलब आप कहिएगा? तो देखिए आप सबसे पहले ये समझिए कि ये संवेग में भी परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन की दर बोल रहे हैं, संवेग में परिवर्तन। सबसे पहले परिवर्तन समझते फिर दर समझेंगे। तो परिवर्तन क्या होगा? अगर यहाँ पर P है, P बराबर mv लिखे हैं, अगर एक ही कोई वस्तु हो जिसका मास अगर m अगर हो, जिसका मास क्या हो? m हो, और उस पर अगर अलग अलग वेलोसिटी आप अगर दीजिएगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? पहले उसका मोमेंटम अगर P1 मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या था? m इंटू V1। फिर अगर P2 अगर मानते हैं तो m इंटू V2, मतलब m वही है, सेम वस्तु पर ही हमको अलग अलग वेलोसिटी लेकर के अगर देखना है तो आप क्या देखिएगा कि उसके मतलब कि मोमेंटम आपको चेंज मिलेगा। जब मास को वेलोसिटी से गुना कर दिया जाता है या मास को जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आपको मोमेंटम मिलता है। और मोमेंटम किसी एक वस्तु पर अगर बात किया जाए तो एक वस्तु किस पर डिपेंड कर रहा है? तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो हमको यहाँ पर एक ही मतलब चेंज होने का तो मतलब कि जैसे m पर भी अलग अलग वस्तु अगर जैसे v सेम रखिए, सब पर मतलब वेलोसिटी उसका सेम ही रखिए और मास अलग अलग कीजिएगा, तब भी मतलब कि आपका चेंज हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर P1 बराबर लिख सकते हैं कि m1 इंटू v, P2 बराबर लिख सकते हैं कि m2 इंटू v। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर m1 है, यहाँ पर m2 है, लेकिन v दोनों पर सेम ही है। तो फिर क्या हो रहा है कि मोमेंटम में चेंज हो रहा है। यहाँ पर P1 है और यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर P2 है, तो मोमेंटम अलग अलग है। तो ये अलग अलग होने का मतलब कि दोनों में चेंज हो गया, मतलब पहले मोमेंटम कुछ और होगा, अभी मोमेंटम कुछ और है। आप अगर ऐसे समझिए जैसे कि जो कोई मतलब 10 किलो का जैसे किसी का मतलब साइकिल, कोई साइकिल है, ठीक ना, कोई साइकिल है इस प्रकार से आपको हम साइकिल कैसे अब बना करके दिखावे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये आपका हो गया साइकिल। यहाँ पर अगर सीट लगा दीजिएगा तो ये साइकिल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का साइकिल है और इस पर अगर मान चले कि ये साइकिल का वजन है 50 किलो,
और इसका वेलोसिटी है इधर, मान चलिए कि जो बहुत ही स्लो मोशन से जा रहा है, तो मान चलिए कि जो 20 या 30 मान से 30 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर हम पूछेंगे कि बताइए मोमेंटम कितना होगा, लीनियर मोमेंटम कितना होगा, तो लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, मतलब संवेग को किससे, कैपिटल पी से। तो हम कैपिटल पी बराबर पूछेंगे तो कितना बोलिएगा, मास को क्या करना है, वेलोसिटी से गुना करना है, तो कितना निकल के आएगा, 5 तिया 15, 1500 मास का मतलब कि क्या होता है, मास का क्या लिखिएगा, केजी लिखिएगा, और इसके वेलोसिटी को क्या लिखिएगा, मीटर पर सेकेंड। इसका देखिए संवेग का मतलब ऐसा यूनिट भी आपको ध्यान में रखना है कि केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो संवेग के बारे में आप लिख सकते हैं, आपको भले ही अलग से संवेग हम नहीं पढ़ाएं, लेकिन आप यहीं पर पढ़ लीजिए कि इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। केजी कैसे आया, केजी यहाँ से आया कि 50 किलो का वस्तु था, उसको गुना कर रहे हैं आप मतलब कि 30 मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, तो 1500 हो गया। अब अगर हम इसी में अगर मान चले कि आपको वेलोसिटी कुछ अलग दे देंगे, वस्तु है वही साइकिल है, लेकिन अगर यहाँ पर हम दे दिए कि 40 मीटर पर सेकेंड, तो अब क्या हो जाएगा, अब चेंज हो गया, पहले था 30 तो वहाँ पर मतलब कुछ और था, अभी देखिए क्या हो जाएगा, 50 × 40 कीजिएगा तो 5 के 20 या 2000 के आसपास हो जाएगा, या 2000 के आसपास हो जाएगा, या केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 1500 है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, 2000 है। अब मान चलिए कि जैसे यह पहले चल रहा था 30 से चल रहा था, मतलब कुछ देर के बाद अगर आप देखें तो उसका स्पीड हो गया 40। पहले मतलब देखे आप तो 30 था, फिर आप कुछ देर के बाद देख रहे हैं, या आपका दोस्त कोई मतलब दूसरे जगह पर देख रहा है तो उसका स्पीड कितना था, 40। और मान चलिए कि जैसे 10 सेकेंड के बाद हो रहा है ऐसा, या मान चलिए कि जैसे 50 सेकेंड 40 सेकेंड के बाद हो रहा है ये चीज़, तो आप क्या कर सकते हैं, तो संवेग में सबसे पहले हमको परिवर्तन निकालना, पहले कितना था, 30 था, 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, अभी हो गया 40। तो यहाँ देखिए 30 से जब चल रहा था तो उसका मोमेंटम था 1500, जब 40 से चल रहा था 2000 है मोमेंटम, तो दोनों में चेंज कितना हो गया, 500 का चेंज हो गया। अगर हम कहते हैं कि यह चेंज जो हुआ है वह हुआ 40 सेकेंड में हुआ है चेंज, तो आप क्या देखिएगा कि ये 4 से अगर काटिएगा तो पूरा नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कीजिए कि यहाँ पर आप 20 ले लीजिए कि 20 सेकेंड से मतलब कि जा रहा था, 20 सेकेंड के बाद अगर आप ऐसा होते हुए देखें कि 20 सेकेंड के बाद उसका स्पीड चेंज हो जाता है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 काटेगा तो ये 25, इसका मतलब 25 न्यूटन का जो है ना यही फोर्स मतलब उस पर लग रहा होगा। तो इसी चीज़ के बारे में आप भी जानते हैं कि उसकी गति में जो चेंज जो मतलब कि जैसे जो आया है, आप अगर तो आप यहाँ देख रहे थे कि जो 25 न्यूटन का फोर्स हम आपको निकाल करके देखा है कि यही देखिए कि संवेग में परिवर्तन की दर है। आप अगर कोई भी जैसे अगर सामान अगर मार्केट से खरीदने जाते हैं तो आपको अगर दर समझना है तो दर जैसे क्या होता है उस चीज़ के बारे में हम आपको बोले थे। सबसे पहले आप परिवर्तन समझें, परिवर्तन क्या होता है यहाँ से आप समझें कि अगर सेम ही वस्तु पर अगर मोमेंटम अगर निकालना हो अलग अलग तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी अलग अलग लेना होगा। जैसे आप साइकिल का हम आपको उदाहरण बताए हैं कि साइकिल अगर मान चलिए आप चला रहे हैं और उसका वजन मान चलिए कि जैसे मतलब कोई इस प्रकार से 50 किलो है पहले, और वह 30 के स्पीड से मतलब आप देखिए, जब आप देखिए तो उसका स्पीड था 30, चाहे हम देखें तो उसका स्पीड था 30, और मेरा कोई दोस्त मतलब कि उसका फिर स्पीड बढ़ते 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 40 पर गया। 40 पर जब गया तो मेरा दोस्त मतलब हमको फ़ोन करके कहता है कि अरे देखो मतलब उसका स्पीड 40 हो गया। तो वह कितना देर के बाद हम देखे थे, तो मान चले कि जैसे 2 बज रहा था और फिर मतलब 20 सेकेंड के बाद ही आप ऐसा देख रहे हैं, मतलब आपका दोस्त उधर से 20 सेकेंड के बाद फ़ोन करता है कि अरे हम उसको देखे जाते हुए उसका स्पीड कितना था, 40 हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप कहिएगा कि रे हम जब देखे थे तो इसका मतलब उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, 50 किलो उसका वजन, और वजन इंटू में वेलोसिटी, वजन बोलते हैं, वजन थोड़ा बोलना गलत बात है। तो 50 किलो उसका हो जाएगा मास, और इसका वेलोसिटी हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो फिर मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिएगा 1500, और उसी प्रकार से 50 किलो का अथी, या फिर मतलब कि 40 मीटर पर सेकेंड उसका जो वेलोसिटी था 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद, तो उस अनुसार से देखिएगा तो इसका मोमेंटम क्या हुआ, बढ़ गया। तो वेलोसिटी में अगर जैसे आप इंक्रीज अगर करते जाइएगा कोई एक वस्तु के लिए, कोई एक ही, जैसे यहाँ देखिए वस्तु हम चेंज किए हैं, वस्तु नहीं चेंज किए। 50 किलो का साइकिल था, 50 किलो साइकिल पर ही हम अलग अलग वेग लेकर के आपको हम दिखा रहे हैं। तो वही जैसे यहाँ पर देखिए कि एक ही वस्तु के लिए यहाँ पर 1500 मतलब कि क्या है, लीनियर मोमेंटम है, और यहाँ अगर देखिएगा तो 2000 लीनियर मोमेंटम है। तो आपको बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है।
अगर आपको चेंज निकालना है, फिजिक्स में ये भी बात बोले थे कि अगर चेंज निकालिएगा तो चेंज कैसे निकालिएगा कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है 2000 है और शुरू में मतलब इनिशियल क्या है 1500 है, तो 2000 में 1500 घटाइएगा तो 500 आएगा, तो 500 यहाँ लिखे। अब 20 सेकेंड में इतना जो आपको चेंज जो मिला है, इतना चेंज कितना देर में मिला है, 20 सेकेंड में मिला है। तो वही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, इसी चीज़ को हम दर कहते हैं कि एक यूनिट टाइम में मतलब कि कितना का चेंज हुआ। तो एक यूनिट टाइम का अगर बात किया जाए तो 25 का चेंज हुआ है, 25 kg मीटर पर सेकेंड भी आप बोल सकते हैं, कितना का चेंज हुआ है। तो वही दर हम बताना चाह रहे थे कि दर आप अगर यहाँ से अगर नहीं समझें तो आप मान के चलिए कि बाजार जाते हैं और 10 किलो आप आम खरीदते हैं और उसका कीमत होता है 100 रुपया। 10 किलो आम का अगर 100 रुपया अगर है तो 1 किलो आम का रेट कितना हो जाएगा, या रेट पूछेंगे तो रेट क्या बताइएगा। आप जब भी मार्केट जाते हैं तो आपसे अगर रेट पूछा जाता है तो रेट आप 1 किलो का ही निकालते हैं कि 10 किलो का निकालते हैं। तो उसी प्रकार से अगर रेट अगर आपको समझना हो तो जो नीचे में मतलब कि जैसे आप डिवाइड करते हैं, जैसे वहाँ पर हम किलो कर रहे थे तो यहाँ मतलब क्या हो जाएगा, समय के रेस्पेक्ट में सब चीज़ हो रहा है, समय के अनुसार ही नहीं देख रहे हैं कि समय मतलब बीतते जा रहा है, समय मतलब 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगा उसको, तो समय के रेस्पेक्ट में निकालना था, इसीलिए समय से हमको यहाँ डिवाइड किया। अगर आपको जाना कि 100 रुपया में अगर 10 किलो अगर आम मिलता है तो आप अगर रेट पूछिएगा तो इसका मतलब हो जाता है कि 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो। तो उसी प्रकार से अगर हम चेंज पूछ रहे हैं कि इसका मतलब जो परिवर्तन का जो दर है, परिवर्तन का दर है, परिवर्तन का दर क्या है, लीनियर मोमेंटम में परिवर्तन का दर क्या है, तो आप दर बताइएगा तो यही नहीं बताइएगा कि ये मतलब 20 सेकेंड में अगर मतलब कि चेंज हुआ है 500 का, 20 सेकेंड में 500 का अगर चेंज हुआ तो 1 सेकेंड में कितना का चेंज होगा, तो 1 सेकेंड में 25 का चेंज होगा, तभी 20 सेकेंड में मतलब 500 का चेंज हो जाएगा। तो यही चेंज है, यही रेट है, यही क्या है, रेट है। अगर एक सेकेंड के लिए अगर निकालिएगा तो वही रेट हो जाता है। उसी रेट को कहा जाता है वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल के समानुपाती होता है। ये जो बाह्य बल F है इसके समानुपाती कौन होता है, मतलब F के मतलब कि F किसके समानुपाती होता है, P के समानुपाती होता है। तो कहिएगा ये समानुपाती आप क्या लिख दिए हैं, यहाँ पर समझ हमको नहीं आ रहा है, इसको समझना नहीं है। F यहाँ पर मतलब जैसे है कि इसका मतलब होता है कि जो लीनियर मोमेंटम को जैसे जैसे बढ़ाइएगा ना तो फिर मतलब F भी मतलब बढ़ेगा। लीनियर मोमेंटम का जो मतलब रेट होता है उसको अगर आप बढ़ाइएगा रेट को तो इसका मतलब उस पर फोर्स भी मतलब कि ज़्यादा लगेगा। फोर्स ज़्यादा लगेगा तब ना जल्दी जल्दी उसका स्पीड चेंज होगा। आप ही देखते हैं कि पाइडल अगर ज़्यादा जल्दी अगर मारते हैं, पाइडल पर आप जो लगाते हैं तो बलहीन होता है। अब बल अगर बहुत तेज़ी से लगाइएगा चाहे बहुत ज़्यादा लगाइएगा तो आप देखिएगा कि स्पीड में ज़्यादा मतलब इंक्रीज भी होगा, ज़्यादा इंक्रीज भी होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि उसके लीनियर ज़्यादा अगर चेंज होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। अब वेलोसिटी में आप देख रहे हैं तो मतलब तुरंत की देखिएगा कि आप देख रहे हैं तो उसका स्पीड था 30, अगर ज़्यादा आप पाइडल अगर जोर से अगर मारते हैं तो वही 20 सेकेंड में देखिएगा ना तो उसका स्पीड हो जाएगा शायद 50 60 70 भी हो सकता है। अगर कम फोर्स वही लगाते तो आप मतलब यहाँ देख रहे हैं तो फिर मतलब 30 था उसका स्पीड, कम धीरे अगर मतलब उस पर पैडल मार रहे हैं, पैडल धीरे मार रहे हैं तो आप क्या देखिएगा कि उसका स्पीड ज़्यादा कुछ इंक्रीज नहीं होता है। अगर पहले 30 था तो वही 40 के आसपास रहेगा। अगर आपको ज़्यादा स्पीड अगर करना है तो ज़्यादा ज़ोर से बल लगाना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर मतलब कि फोर्स के बारे में अगर समझना हो तो फोर्स के बारे में अगर समझना हो तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो मतलब वेलोसिटी में अगर खूब ज़्यादा अगर चेंज अगर करना हो तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगाना होगा। ये बात यहाँ से आप कंक्लूजन लगा सकते कि नहीं लगा सकते। तो उसी चीज़ को इस प्रकार से लिखा गया है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के, कि जितना आप ज़्यादा मतलब कि P में चेंज कीजिएगा चाहे P में आप जितना देखिएगा कि चेंज होगा लीनियर मोमेंटम में F का मान उतना ही होगा, F का मान उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं कि F, इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको समझाने के लिए हम आपको मतलब लिखे थे इसको। तो देखिए इसी F को हम F बराबर लिख सकते हैं K इंटू P लिख सकते हैं। आप कहिएगा K क्या है, तो K यहाँ पर कुछ नहीं है, K कॉन्स्टेंट है। K क्या है, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट है। इस कांस्टेंट का मान जानते हैं क्या होता है, इस कांस्टेंट का मान 1 होता है। हम चाहते हैं तो ये इस चीज़ को हम आपको नहीं बताते, शायद आपको समझ में आ रहा होगा चाहे नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन आप इस चीज़ को मान के चलिए। देखिए जो मतलब अगर रियली में जो डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो डेफिनेशन क्या है, यही डेफिनेशन होता है। अगर F मतलब कि जैसे इस प्रकार से आपको बोलना पड़ेगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है, मतलब P जैसे जैसे मतलब कि अगर आप देखते हैं कि P में जो मतलब चेंज होता है, P में अगर ज़्यादा चेंज अगर मिल रहा है तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा लग रहा है, आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन संयोगवश यहाँ क्या होता है कि K का मान जो होता है वह 1 होता है, इसीलिए F बराबर हो जाता है F बराबर क्या हो जाता है
हम आपको क्या बोले थे, लीनियर मोमेंटम में चेंज बोले थे। तो यहाँ पर देखिए यह जो है ना पी, यहाँ पर लिखिएगा लीनियर मोमेंटम में चेंज है। पी यहाँ क्या लिखिएगा, लीनियर मोमेंटम में चेंज है। तो यहाँ पर के इंटू पी लिखिएगा। और पी का मान क्या होता है, पी का मान होता है क्या चीज़, के बराबर तो 1 ही हो जाता है, के बराबर 1 हो जाता है। पी का मान से यहाँ पर पी ही केवल होगा, लेकिन पी क्या है यहाँ पर, चेंज है, चेंज है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम है तो आपको हम तुरंत बताए हैं कि चेंज इन मोमेंटम आपको लिखना हो तो कैसे लिखिएगा। अगर मान चलिए कि T1 टाइम पर, तो देखिए मतलब कि जैसे जो P1 जो है, P1 बराबर मतलब कि जैसे M1 V1, जैसे पहले इसका मान चलिए जैसे इसी वाला साइकिल वाला में आप क्या देखे थे कि जब हम कभी जैसे देख रहे हैं तो उसका स्पीड कितना था, उसका स्पीड था 30 और 50 किलो वस्तु था, जिसको गुना करके आप मतलब 1500 लिखे थे ना लीनियर मोमेंटम। और फिर उसी का स्पीड 50 × 40 बराबर में 2000 लिखे थे ना। तो आप इसको क्या देखे थे कि 20 सेकेंड में मतलब इतना हो जाता लीनियर मोमेंटम। तो हम इसको चेंज के रूप में कैसे लिखेंगे, ये हो गया फाइनल और माइनस में इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल इसको कैसे लिखिएगा, तो P2 माइनस में P1 भी लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 लिख सकते हैं। और बटाम यहाँ पर T भी लिख सकते हैं, बटाम क्या लिख सकते हैं, T। तो यहाँ पर ये रेट है, यहाँ पर इस चीज़ को हम आपको लिखाएंगे कि यहाँ पर क्या है, P यहाँ पर जो आपका है ना, P भले ही यहाँ डिनोट कर रहा है, लेकिन P को मतलब कि लिखना है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज, मतलब ये जो लिखना है ना कि संवेग में परिवर्तन की दर है। P क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। आप अगर इसी को अगर लिखते हैं तो P2 देखिए यहाँ पर हम आपको क्या लिखे, P2 बराबर लिखे MV2 और माइनस में P1 क्या लिखे, MV1। अब बटाम कर दीजिएगा T मतलब टाइम। आप M दोनों जगह सेम मिल रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसी को हम V2 और माइनस में V1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अब बटाम T कर देंगे। अच्छा, आप इस चीज़ को हम आपको पढ़ाए थे कि V2 माइनस में V1 बटाम T क्या हो जाता है, V2 माइनस में V1 बटाम T क्यों होता है, तो ये होता है M तो ऐसा ही रह जाएगा, V2 माइनस V1 बटाम T होता है A, एक्सेलरेशन। देखिए आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए मतलब यहाँ लिख देते हैं कि M × A हो जाता है। आप पढ़े थे ना, मतलब कि आपको हम जब पढ़ा रहे थे मोशन चैप्टर में, तो मोशन चैप्टर में हम आपको लिखाए थे कि यह भी क्या है, यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यह भी है वेलोसिटी में पर यूनिट चेंज। वेलोसिटी में पर यूनिट चेंज होता था तो वहाँ एक्सेलरेशन बोलते थे ना। एक्सेलरेशन भी हम आपको की बोले थे, एक्सेलरेशन भी एक प्रकार का रेट है, एक्सेलरेशन भी एक प्रकार का रेट है। उसमें भी आपको ये देखना पड़ता है कि कितना टाइम के बाद जो है ना मतलब वेलोसिटी में चेंज होकर के क्या हो गया है। वेलोसिटी अगर पहले था मान चलिए कुछ 30 था और 40 हो गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि 20 सेकंड में मतलब चेंज कितना का आ रहा है, 20 सेकंड में मतलब वहाँ पर चेंज आ रहा है। जैसे 30 था स्पीड 40 हो गया, तो 10 का चेंज आपको 20 सेकंड में मिल रहा है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, हाफ है, मतलब 1/2 है ना चेंज। तो 1/2 आपका मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो 1/2 अगर एक्सेलरेशन हो जाएगा तो इसी चीज़ को आप मतलब समझ सकते हैं कि V2 माइनस V1 बटाम T मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, जो कि MA आ गया। इसी चीज़ को हम देखिए दूसरे प्रकार से भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा कि F बराबर जो हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि P क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। रेट यहाँ लिखिए, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो यह रेट है, चेंज होने की दर है। तो यहाँ भी आप लिखिएगा ये जो P जो मतलब कि P होता है होती, लेकिन यहाँ पर मतलब कि जैसे लिख लीजिएगा अलग से कि P मतलब क्या है कि यह संवेग में परिवर्तन की दर है, यह संवेग में परिवर्तन की दर है। यहाँ पर लिख लीजिए संवेग में परिवर्तन की दर है। तो अब देखिए इस चीज़ को पूरा अगर सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिला है कि F बराबर क्या मिला है, M × A। यहाँ पर आप देखिए ना, इसी चीज़ को सॉल्व करते करते हम यहाँ पर आए कि M बराबर V2 माइनस V1 बटाम T बराबर MA हो गया। तो आप इस चीज़ को अक्सर आप पढ़ते होंगे कि F बराबर क्या होता है, MA होता है, इस चीज़ को पढ़ते होंगे ना, F बराबर MA। तो अब आपको इतना कुछ नहीं करने, लेकिन हाँ अगर बेसिक अगर इस चीज़ को अगर आप समझे हुए ना, तो इस चीज़ से बहुत सवाल आपको मतलब मिलेगा। कभी कभी आपको एक्सेलरेशन डायरेक्टली नहीं देगा, बोल देगा कि जैसे वस्तु में मतलब पहले उसका स्पीड था मतलब 30 और फिर उसका स्पीड हो गया 40, इतना होने में मतलब कि जैसे लगा कितना, मतलब टाइम लगा मतलब कि 20 सेकेंड। तो बताइए कि जैसे जो अगर 40 किलो का अगर कितना था, 50 किलो का अगर वस्तु में, तो बताइए फोर्स कितना होगा। तो आप उस टाइम क्या कीजिएगा, उस टाइम कहिएगा हमको एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप पढ़े कहाँ, आप अच्छा से अगर पढ़ते हैं तो शायद आपको पता चल जाता कि एक्सेलरेशन क्या होता है।
आप वहाँ से भी निकाल सकते थे कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है 30 से 40, इसका मतलब वेलोसिटी में हो गया चेंज कितना 10 का, 10 का कितना देर लगा इसको चेंज होने में, 20 सेकेंड लगा, तो इसका मतलब हाफ उसका एक्सेलरेशन, वहाँ से भी आप निकाल सकते थे एक्सेलरेशन, समझे ना। तो आपको मतलब इस चीज़ को, बस इसी चीज़ को ना निकालना था, तो यहाँ से आप मतलब इस कंक्लूजन को थोड़ा सा निकाल सकते हैं। आप देखिए इसको हम मिटाते हैं, अगर लिखना होगा तो इसको आप लिख लीजिएगा, लेकिन इसको हम मिटा करके कुछ कंक्लूजन है, सेकेंड लॉ से कुछ कंक्लूजन निकलता है, तो उस कंक्लूजन को बस लिखना है, तो उसको देखिए। ये जो मतलब हम आपको बोल रहे थे लिखने के लिए, तो आप यहाँ से भी बोल सकते थे कि अरे जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ था वही चीज़ को हम यहाँ लिखे थे, कि बोल रहा था कि संवेग में परिवर्तन की दर कार्यरत बल के समानुपाती होता है। तो वही समानुपाती का ही देखिए हम चिन्ह दिए हैं कि एफ जो होता है समानुपाती होता है पी के। अब पी क्या था, तो संवेग में परिवर्तन की दर था, तो इसको आप लिख लीजिएगा कि यह संवेग में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, संवेग में परिवर्तन की दर तो यहाँ तो संवेग में परिवर्तन की दर है। लेकिन रियली में मतलब कि जैसे लीनियर मोमेंटम मतलब कि जो होता है उसको आप पी मतलब बोल सकते हैं, पी बराबर क्या होता है कि एम भी होता है। तो यह भी चीज़ को आप नोट मतलब कीजिए, कर लीजिएगा कि पी क्या होता है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम, जिसको कि रेखीय संवेग बोल सकते हैं। एम क्या है यहाँ पर मास है, मतलब जिसको द्रव्यमान आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। अब भी क्या है, वेलोसिटी है। तो यह किस प्रकार देखिए चेंज होता है, वो सब चीज़ आपको हम बता दिए। और यह कैसे मतलब एक दूसरे से रिलेट होता है, तो वह रिलेट करके भी बताए थे। इसका मतलब यहाँ से हम आपको क्या बताए थे अभी कि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ेगा और इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर के बराबर जैसे आपको क्या लेना था, तो के बराबर 1 लेना था, के बराबर क्या लेना था, 1 लेना था। अब पी क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर। यहाँ भी इस चीज़ में हम जो आपको सॉल्व करके बताए हैं, तो वहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर ही लीजिएगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो फिर मतलब आपको क्या लिखना पड़ता है, m2 मतलब वही mv2 माइनस में mv1 बटा m t, उस टाइप से मतलब आपको लिखना पड़ता है। अब देखिए कुछ कंक्लूजन है कि कंक्लूजन क्या था कि अगर आपका जैसे फर्स्ट लॉ में लिखाए थे कि बल का गुणात्मक परिभाषा देता है। गुणात्मक परिभाषा क्या था कि वहाँ गुना भाग नहीं समझिएगा, वहाँ था कि उसके गुण के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि बल होता क्या चीज़ है, बल क्या चीज़ होता है। तो बल क्या चीज़ होता था वहाँ पर कि बल ऐसा चीज़ होता था जो विराम अगर कोई वस्तु है तो उसको गति में ला सकता है, अगर कोई गति कर रहा है तो उसको विराम में ला सकता है। तो वो चीज़ होता है किसके अंदर, बल के अंदर यह गुण होता है कि बल ही है जो मतलब किसी भी वस्तु गति में परिवर्तन ला सकता है। लेकिन दूसरा मतलब कि नियम से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसमें क्या है कि बल का परिमाण निकलता है या मिलता है। आपको यहाँ से मतलब निकला ना, एफ बराबर एम है। अब इस चीज़ को आप लगाइएगा ना, तो आप इस चीज़ को लगाइएगा तो आपको मतलब कि निकल जाएगा कि कितना न्यूटन का उस पर फोर्स लगा है। तो फर्स्ट लॉ से हमको थोड़े निकल रहा था, ये सेकेंड लॉ से निकला है। एफ बराबर एम एज आप मतलब कहिएगा 10 न्यूटन का बल निकला है, 50 न्यूटन का बल निकला है, आप कुछ भी लगा करके बोलते हैं। तो आप कहाँ से मतलब बोलते हैं, यह सेकेंड लॉ से ही आपको मतलब निकलता है, सेकेंड लॉ से ही निकलता है। ये हो गया इसका मतलब। फिर इसके बाद मतलब कि इसमें कुछ वैसा चीज़ है नहीं। तो आज देखिए आज लंबा क्लास भी हो गया है, तो इतना ही मतलब इसको रखते हैं। फिर आपका बचता है न्यूटन का थर्ड लॉ। उसके बाद न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़ाने के बाद आपको फिर मतलब कि घर्षण के बारे में पढ़ाएंगे। तो यहीं तक मतलब इसको रहने देते हैं। तो अगला क्लास जो होगा उसमें मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ाया जाएगा और घर्षण के बारे में हो सकता है तो कुछ बताया जाएगा। कारण है कि अभी अगर पढ़ाएंगे तो फिर जो थर्ड लॉ है उसमें भी मतलब कि जैसे जे देरी लगेगा, उसमें भी आपको अच्छा समझाया जाएगा। थर्ड लॉ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, समझे ना। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है। इसका अगर एग्जांपल अगर बताना होगा तो इसका एग्जांपल हम आपको मतलब कि अगला क्लास में हम आपको बता देंगे। आज कारण है कि लंबा क्लास हो गया तो इतना ही इसको रखते हैं। तो चलिए मतलब कि तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब मतलब कि जो उसमें मतलब लाल मतलब रहता है तो उसको क्लिक करके आप मतलब सब्सक्राइब, अगर पहले अगर आए हैं मेरे चैनल पर तो उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कारण है कि जब आपको ज़रूर है कि जैसे अगर अच्छा लगा हो तो फिर इतना तो मतलब कह ही सकते हैं अपना तरफ से हम पूरा मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि नहीं आपको अच्छा दे सकें। आपको अच्छा भी ज़रूर लगा होगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।